अगर आप लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो फौजी सीमेंट का नाम तो लाजमी सुना होगा। ये वो कंपनी है जिसने पिछले 1.5 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 4.5 गुना पैसे बना के दिए। सितंबर 2023 में इसकी शेयर की प्राइस तकरीबन 10 रुपए थी और इस टाइम पे ये तकरीबन 45 रुपीज की है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 2017 में भी इसकी प्राइस तकरीबन 35-40 के राउंड बढ़ थी और 8 साल होने के बावजूद इसकी शेयर की प्राइस थोड़ी सी ही बढ़ी है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो है इसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन उससे पहले ये परफॉर्म नहीं कर रही थी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, मेरी जो टॉप 25 पिक्स हैं ऑफ 2025 उसमें फौजी सीमेंट इज वन ऑफ देम। और इस टाइम पे 4 महीने के बाद यानी कि 26 दिसंबर को मैंने इसको हाईलाइट किया था टॉप 25 कंपनीज। उससे लेके अभी तक जो है इस कंपनी ने तकरीबन 26% परफॉर्म कर चुकी है और एज कम्पेयर टू KSE 100 जिसने तकरीबन 6% परफॉर्म किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फौजी सीमेंट के अंदर क्या स्टोरी चल रही है। सो ओवरऑल फौजी सीमेंट जो है 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था और इस टाइम पे इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है दिस इज अराउंड 10.6 मिलियन टन, जो कि फौजी सीमेंट को पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनाता है। अगर इसकी हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1998 में इसकी जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 0.9 मिलियन टन हुआ करती, तो इस टाइम पे ये तकरीबन 10.5 तक पहुंच गई है। 1998 से अगर आप इसका सफर देखें तो 3150 टन पर डे इसकी प्रोडक्शन हुआ करती थी। उसके बाद 3885 टन पर डे इसमें एडिशन हुई। उसके बाद जंग 72 में एक और एडिशन की गई 7560। इसके अलावा लाइन 2 भी डाली गई। 2022 के अंदर अस्करी सीमेंट को मर्ज किया गया इन फौजी सीमेंट, और उसको भी थोड़ा सा हम स्टोरी देखते हैं। और उसके बाद निजामपुर के अंदर भी एडिशन हुई 2023 के अंदर और फाइनली 2024 के अंदर डीजी खां के अंदर भी इसके प्लांट को इंस्टॉल किया गया। ओवरऑल आप थोड़ा सा यहाँ एक चीज को नोट कीजिएगा, सीमेंट की जो कंपनीज होती हैं उनकी लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस टाइम पे आपको ग्राफ में नजर आ रहा होगा कि फौजी सीमेंट के जितने भी प्लांट्स हैं वो नॉर्दर्न साइड में मौजूद हैं और ज्यादातर या अफगानिस्तान के पास है या फिर आपके जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स वगैरह, वो भी इसके काफी हद तक करीब पड़ते हैं। ये आपके सामने कुछ जगह नजर भी आ रही है कैपेसिटी वाइज भी। जंग बहत्तर, निजामपुर, वाह और डेरा गाजी खान में के प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने पॉलीप्राइप्लीन बैग्स के प्लांट को भी इंट्रोड्यूस किया है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप था जिसने फौजी सीमेंट की ओवरऑल कॉस्ट को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स मजीद बढ़ी। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इससे पहले पहले थोड़ा सा आप लोग हम सीमेंट्स की इंडस्ट्री को समझते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी सीमेंट का सेक्टर की जो एनालिसिस जो मैंने बुल्स एंड बीएस में कवर किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वेल एंड गुड। जिन लोगों ने मिस किया तो आप लोग यहाँ पे लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो सीमेंट कंपनीज को जानने के लिए आप लोगों को सीमेंट सेक्टर में 2-3 चीजों को खास तौर पर पता होना चाहिए। नंबर 1, सीमेंट इंडस्ट्री जो है इट्स सिक्लिकल इन नेचर। जब भी आप लोग देखें कि इंटरेस्ट रेट वगैरह जब नीचे जाते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर होता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, पैसा आता है तो बिजनेस ग्रो करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जाती है। कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बनती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी लोग अपनी बनाते हैं, तो उसमें अगेन सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सीमेंट ज्यादा इस्तेमाल होगा तो इनकी अर्निंग्स ज्यादा ग्रो करेगी, अर्निंग्स ग्रो करेगी तो इनकी शेयर की प्राइस भी परफॉर्म करेगी। ठीक है, लेकिन यहीं पे उल्टा भी सिनेरियो होता है। जब हमारे हालात बुरे जाते हैं, जब बिजनेस साइकिल स्लो होता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, तब भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इन पाकिस्तान वो काफी हद तक नीचे आ जाती है। तो इन कंपनीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा इशू आता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा हो तो तब आप सीमेंट की कंपनीज में इन्वेस्ट करें और आपको बहुत जबरदस्त आप गेन्स मिलेंगे। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ और साउथ के प्लांट्स को हमें डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है। लोकेशन जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करने जाएं तो काफी मुश्किल से वो ट्रांसपोर्ट की जाती है बिकॉज उसकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा होती है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है जहां पे मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हो उनके पास ही उन प्लांट्स को लगाया जाए। तो सीपैक की जितनी आप लोगों ने देखा एक्टिविटीज 2014-2015 के अंदर शुरू हुई थी, उससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो नॉर्थ के कुछ प्लांट्स थे, जो कुछ कंपनीज थी, उन्होंने साउथ में भी जाके प्लांट्स लगा लिए। हुआ ये कि सीपैक ज्यादा नहीं चला, उसकी एक्टिविटीज कम हुई थी। उसकी वजह से जो साउथ में जो प्लांट्स लगे थे उनकी एक्सपेंशन पे काफी ज्यादा कॉस्ट आई थी, बैंक से भी लोन लिया हुआ था, तो उसकी परफॉर्मेंस है उन कंपनीज की काफी हद तक नीचे आई थी। लेकिन नॉर्थ के प्लांट्स थे क्योंकि वो पहले से वहां पे कायम थे, उन्होंने एडिशन वगैरह की हुई थी और अगर आप वहां पे देखें तो डैम्स वगैरह जो है हमारे नॉर्थ साइड पे है, तो कोशिश होती है इन कंपनीज की कि हम उन्हीं एरियाज के पास अपने प्लांट्स को लगाए जहां पे ये एक्टिविटीज मौजूद हो। तो एक चीज आपको जेल में रखनी है लाजमी कि साउथ के प्लांट्स जो है वो ज्यादा उधर एक्टिविटी या तो बड़े प्रोजेक्ट्स की कम है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है चूंकि वो पोर्ट के पास है तो ये कंपनी जो है ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाती हैं
और नॉर्थ की कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। और इन केस अगर आपको कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है तो नॉर्थ के प्लांट्स को थोड़ा सा इश्यू होता है कि नॉर्थ का जो आपको अगर रिचर्ड बे कोल आपने मंगवाया है तो ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो इनके तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा हो जाती है। तो साउथ के प्लांट्स को इस चीज का बेनिफिट है, लेकिन नॉर्थ के प्लांट्स इसको कैटर करने के लिए क्या करते हैं कि वो अपनी लोकल कोल जो थर कोल से निकलता है या दूसरा कोल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो वहां उसी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या अफगान कोल जो है वो इनको काफी हद तक कम पड़ता है। तो जो कंपनीज इस प्रोडक्शन मिक्स के अंदर कोल का जो इस्तेमाल है सही तरीके से कर लेती है उनके लिए काफी हद तक बेहतर होता है। तो इस वजह से नॉर्थ के प्लांट्स के पास कुछ प्राइसिंग पावर मौजूद होती है, लेकिन जो साउथ के प्लांट्स है उनके पास वो प्राइसिंग पावर मौजूद नहीं होती। नॉर्थ के प्लांट्स अगेन जो है वो साउथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि लोकल डिमांड को ही पूरा किया जाए। अच्छा, इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पीरियड ऑफ एक्सपेंशन इन सीमेंट सेक्टर्स ये हमारे पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल में देखा गया है। ओवरऑल 8 मिलियन टन से कैपेसिटी इस टाइम पे टोटल बढ़ के 80-85 मिलियन टन तक जा पहुंची है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि आइडिया ये था कि एक्सपेंशन की एक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से इनकी अर्निंग्स ग्रो भी होती है। लेकिन जब भी ये एक्सपेंशन किए गए पीरियड से उसमें अगर हमने ये देखा कि 50% से ज्यादा एक्सपेंशन हो जाए इन दिस सेक्टर, तो ओवरऑल क्या होता है कि सारी कंपनीज के थोड़ी से अर्निंग्स गिर जाती हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो डिमांड निस्बतन थोड़ी सी भी नीचे आई तो इससे बेस के क्या हुआ, बिजनेस लो हो गया या अर्निंग्स गिर गई। सो ये जो पीरियड थे उसको थोड़ा सा आप मद्देनजर रखो। 1996-97 के अंदर एक्सपेंशन हुई थी, उसकी बेस के ऊपर शेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं हुई, सीमेंट की इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस नहीं हुई। 2006-7 के अंदर भी ये सिनेरियो आया था, और उसके बाद जो लेटेस्ट था वो आपका 2017 के अंदर आया। इन तीनों पीरियड्स के अंदर अगर आप देखो तो इनकी जो सेल्स है वो भी थोड़ी सी मुतासर हुई थी, और इनके शेयर प्राइस भी काफी हद तक नीचे आए थे। चौथी चीज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी प्राइसेस नॉर्मली सीमेंट इंडस्ट्री में क्या देखा गया, जो प्राइसेस आपकी ज्यादा बढ़ती हैं तो इनका कार्टेल भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपने प्राइस को मेंटेन करके रखती है, और ज्यादातर ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर ये ट्रांसफर कर देती है। ये कुछ अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्थ प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि सदर्न में भी उन्होंने जाके अपने प्लांट्स को लगाया। लकी सीमेंट है, इसमें डीजीकेसी है, दीवान सीमेंट है, और बाकी जो है अगर आप देखें मेजॉरिटी प्लेस जो है वो नॉर्थ में पाए जाते हैं। सदर्न प्लांट्स के अंदर आप थर्टा सीमेंट को देख सकते हो, पावर सीमेंट और अटक सीमेंट जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा हम डिपेंडेंसीज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अगेन आप लोगों से तवज्जो चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि एक सीमेंट की जो कंपनीज है वो अपनी डिपेंडेंसीज के ऊपर अगर अपनी एक्शन ले लें या अपनी कॉस्ट को किसी तरीके से मेंटेन कर पाए तो उनकी अर्निंग्स ज्यादा ग्रो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी रॉ मटेरियल आता है उसमें कोल बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है। जितनी प्राइसेस कोल की ज्यादा बढ़ती रहेंगी तो जाहिर सी बात है इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा होता। पिछले 1-1.5 साल के अंदर प्राइस ऑफ कोल जो है वो काफी तक रिचर्ड बे कोल भी नीचे आता रहा है, और 2022 के अंदर 2023 एक ऐसा पीरियड था जहां पे आप देखो महंगाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी, रिचर्ड बे कोल भी जो आपका था बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका हुआ था। फिर इसके अलावा ऑयल की प्रोडक्शन, ऑयल के रेट्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा हुए थे, तो उसकी वजह से सीमेंट की जो इंडस्ट्री है उसने काफी ज्यादा हिट लिया। लेकिन इसमें काफी हद तक कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जिन्होंने टाइमली डिसीजन लिया और अपने कोल को शिफ्ट किया अफगान कोल के ऊपर जो उस टाइम पे सस्ता था, और लोकल कोल के ऊपर जिसमें थर्ड कोल वगैरह भी आपका शामिल है। तो ये जो कॉस्ट मिक्सिंग होती है, जो कंपनीज अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर ले उतनी ही आपकी अर्निंग्स जो है वो बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी जो डिपेंडेंसी है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली पंजाब रॉयल्टी टैक्स एक लगा दिया गया है इन सीमेंट कंपनीज के अंदर जो कि पंजाब में है। उसके बाद जो केपीके के अंदर भी वही सेम टैक्स लगा दिया गया। तो ओवरऑल जितनी भी सेल्स हुआ कर होंगी उससे जो थोड़ा बहुत रॉयल्टी टैक्स है वो इन कंपनीज को देना पड़ेगा। थर्ड मेन फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इन कंपनीज के ऊपर लागू होती है। बहुत ज्यादा एक परसेंटेज ऑफ आपकी जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। तो इसका जो मिटिगेशन है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो है, कई कंपनीज ने क्या किया है कि रीन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर शिफ्ट कर दिया। कुछ कंपनीज ने सोलर लगाया है, कुछ कंपनीज ने विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया है। तो फौजी सीमेंट ने भी इनके ऊपर काफी मजीद काम किया है, तो थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ लाइन्स। तो जितनी प्लांट एफिशिएंट होगा, जितनी रिसेंट टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही जाहिर सी बात है आप जितना सीमेंट बना रहे हो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट निस्बतन कम होगी। और जो नंबर ऑफ लाइन्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट। कई दफा आप लोगों ने देखा है कि जिनकी लाइन्स कम होती हैं जिन कंपनीज की, वो ओवरऑल प्लांट को बंद करना, दोबारा से चलाना बहुत कॉस्टली भी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो जो कंपनी जिनकी लाइन थोड़ी सी ज्यादा है, अगर एक लाइन बंद भी है तो दूसरे से
काम उनका चलता रहता है। तो ओवरऑल जब भी कंपनी का एनालिसिस करें, आप नंबर ऑफ लाइन्स लाजमी देखें। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपकी जो फ्लाइट कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ये जितनी कम हो उतना ही आपकी कंपनी के लिए बेहतर है। फौजी सीमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो अगेन इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आता है, ये हाई स्ट्रेंथ सीमेंट का काउंट होता है, और यही फौजी सीमेंट जो है वो काफी हद तक अफगानिस्तान को भी सेल करता है। लो अल्कलाई सीमेंट जो है ये बेसिकली डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है, ये काफी हद तक रेजिस्टेंट केमिकल कोरोजन के अंदर यूज होता है। पोर्टलैंड कंपनी पोर्टलैंड कंपोजिट सीमेंट जो है ये भी आपका यूज होता है, इसको कहते हैं इको फ्रेंडली ग्रीन सीमेंट। और ग्रीन सीमेंट में इसके अंदर जो क्लिंकर की जो कंटेंट होता है वो निस्बतन कम होता है, और ये पोल्यूशन के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा अच्छा सीमेंट काउंट होता है। और अगेन टाइल बॉन्ड जो है ये भी एक आप लोगों ने अगर कंस्ट्रक्शन किया है या घर बनाया तो टाइल को लगाने के लिए एक सेपरेट बॉन्ड को यूज किया जाता है, वो भी ये कंपनीज बनाती हैं। अच्छा, ओवरऑल फौजी सीमेंट के ऊपर अगर आ जाए तो ओवरऑल आपको हिस्ट्री वाइज कुछ चीजों का पता होना चाहिए। नंबर वन, इनका 2022 के अंदर अस्क्री सीमेंट के साथ मर्जर प्रूव हुआ था, और ये जब पूरे हालात चले तो आप लोग देख सकते हो कि 2022 में महंगाई बहुत ज्यादा थी, आपके ऑयल का रेट बहुत ज्यादा ऊपर था, रशिया यूक्रेन वॉर ऊपर जा रही थी, कोल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही थी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा आए थे। और उस टाइम पे जब इन्होंने मर्जर किया तो जाहिर सी बात है डेप्ट लिया उन्होंने, डेप्ट काफी महंगे दामों उनको मिला। ओवरऑल डेप्ट फाइनेंसिंग की वजह से इनको ऊपर काफी ज्यादा हिट हुई, कैश का इस्तेमाल भी इनको काफी ज्यादा करना पड़ा। तो और ये मामला कोर्ट तक भी गए थे, और फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि आपका जो शेयर स्वैप होगा, रेशो होगा, वो 5:1 होगा। नंबर ऑफ 5 शेयर्स फौजी सीमेंट के वुड बी इक्वल टू 1 शेयर ऑफ अस्करी सीमेंट, और फिर उसके बाद इसको एक कंपनी के अंदर फौजी सीमेंट के अंदर मर्ज कर दिया गया। यही वो पीरियड था जिसके अंदर काफी हद तक मसले आए, फौजी सीमेंट के अंदर कैश के मसले थे, कर्जे के मसले थे, और 2022 से 23 का जो पीरियड था उसमें फौजी सीमेंट ने निस्बतन कम परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद चीजें स्ट्रीमलाइन हुई, बेहतर हुई, और 2023 सितंबर 2023 के ऑनवर्ड्स इस कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी दिखाए, रेवेन्यूज भी जनरेट किया। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी मई 2016 के अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर एक साइलो जो था वो काफी हद तक कोलैप्स हुआ था, और उससे कहा यह जाता है कि ओवरऑल जो इनको कॉस्ट आई थी दैट वाज अराउंड $80 पर टन। और जब भी ऐसा कोई मसला आए तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कंपनीज के अर्निंग्स जो है या प्रॉफिट जो है वो भी काफी हद तक इम्पैक्ट होती है। अब ओवरऑल अगर इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो अब इसके नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 87 बिलियन की इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर की जो सेल्स है 17.1% इंक्रीज हो गया। ग्रॉस मार्जिन तकरीबन इनका 35% तक भी आ चुका है। ओवरऑल ईबिटा मार्जिन भी इनका बहुत बेहतरीन है, 30। ऑपरेटिंग मार्जिन 25% के राउंड अबाउट है। इसके अलावा जो है फ्री कैश फ्लो पर सेल इनका 23% है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इसके नंबर्स काफी हद तक इंप्रूव हो गए हैं, और इसकी इंप्रूव होने की क्या वजह है कि इन्होंने अपनी कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। ओवरऑल सीमेंट की कंपनी जितना कॉस्ट के ऊपर ज्यादा अच्छा काम कर पाती हैं तो उतना उनके लिए बेनिफिट है। ओवरऑल इनकी कॉस्ट पर टन के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज अराउंड 10,000 रुपीज पर टन, और अगर इसको डॉलर वाइज देखा जाए तो ये बहुत नीचे है, तकरीबन $40 पर टन बनता है, विच इज एक्सेप्शनल। और काफी हद तक जो कंपनी सीमेंट्स में पाई जाती है तो उनकी निस्बतन कॉस्ट पर टन जो है काफी ज्यादा है। ये कैसे मेंटेन कर पाए, तो इन्होंने क्या किया कि 2023 के अंदर जो ये काफी हद तक लोकल कोल को इस्तेमाल कर रहे थे, अफगान कोल को इस्तेमाल कर रहे थे, वो इन्होंने अब मजीद बढ़ाया और लोकल कोल को तकरीबन 59% इंक्रीज कर दिया, जो कि इनको सस्ता पड़ता था। और ओवरऑल जो है इन्होंने एडिशनल सेविंग हुई ₹90 पर टन ऑन द सीमेंट प्रोडक्शन। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी इन्होंने काम किया। 2023 के अंदर इनकी जो ओन जनरेशन थी दैट वाज अराउंड 49%, और इस टाइम पे जो है वो इनकी 48% के पास आ चुकी है। और ओवरऑल एडिशनल सोलर जो है जो इन्होंने लगाया उससे इनके सेविंग ऑफ ₹132 पर टन जो है इनको इम्पैक्ट हो रहा है। सो दिस इज अगेन सम मेजर्स जो कि फौजी सीमेंट ने अपने किए। और इसके अलावा जो है अगर इनके जो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्होंने काम किया है, सोलर एनर्जी इन्होंने दिखाया, एडिशन टोटल कैपेसिटी इनके पास 52.5 है, और जो एडिशन किया है इन्होंने तकरीबन 12.5 मेगावाट्स एडिशन इन्होंने किया है। इसके अलावा जो है वेस्ट हीट रिकवरी के ऊपर भी इन्होंने काम किया है, तकरीबन टोटल कैपेसिटी भी उधर 64.5 मेगावाट्स है, और इस साल भी इन्होंने 2024-2025 के अंदर 12 मेगावाट भी इन्होंने इंक्रीज किया। ये दोनों इकदाम करने की वजह से फौजी सीमेंट के जो थे ओवरऑल जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। सो इन्होंने लोकल ऑप्टिमाइजेशन की,
लोकल कोल अडॉप्शन किया, ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे गए, इसके अलावा कैप्टिव पावर के ऊपर भी काम किया, जिसकी वजह से 60% इनकी जो ग्रिड के ऊपर रिलायंस थी वो इनकी निस्बतन कम हुई। फिर इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम किया, पॉलीप्रॉपिलीन बैग के प्लांट्स लगाए, जिसकी बेस के ऊपर इनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 14 से 24% तक जो है निस्बतन पर बैग इनकी कम हो गई। फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल किया, वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन आप देख सकते हैं तकरीबन 9% इनकी ज्यादा इंक्रीज किया। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के अंदर इन्होंने बेस हीट रिकवरी के ऊपर काम किया, सोलर एक्सपेंशन आप ऑलरेडी देख सकते हैं, इन्होंने ओवरऑल उस पर भी काम किया। आइए आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हैं। सीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो सीजनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिलाई करती है। अगर आप ओवरऑल देखें तो सर्दियों के अंदर जो है निस्बतन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम होती है, सीमेंट की जो सेल्स हैं वो ओवरऑल कम होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे जनवरी से मार्च तक जो है काफी हद तक सीमेंट की जो सेल्स है, डिस्पैचेस हैं, वो निस्बतन कम आए हैं। लेकिन पिछले 10 साल को देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने 12 के 12 महीने के अंदर ओवरऑल दिखा दिया कि कितनी प्रोडक्शन जो है वो आपकी ओवरऑल इंक्रीज करती है। अगर आप पीरियड वाइज देखें तो जनवरी से मार्च जो है निस्बतन डिस्पैचेस सेल्स वगैरह कम होती हैं, अप्रैल से जून जो है वो मजीद बढ़ जाती हैं। लेकिन कई जगहों पे जुलाई से सितंबर अगर देखा जाए तो तकरीबन थोड़ी सी डिक्लाइन तो होती है। लेकिन अगर मैं जुलाई का पीरियड सिर्फ निकाल दूं तो अगस्त से लेके जो अक्टूबर तक का जो पीरियड है, इसमें देखा गया है कि पिछले 10 साल के अंदर ही 10 गुना जो है आपकी 10 टाइम्स ही आपकी प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा इंक्रीज करते हैं। और इसी तरीके से अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड है उसमें भी काफी हद तक इसमें इजाफा नजर आता है। अच्छा, अगर ओवरऑल अब कोरिलेशन की बात की जाए तो फौजी सीमेंट को का एनालिसिस हमने अपने एंड पे किया, जिसमें हमने जितने भी डिपेंडेंसीज थी उनको थोड़ा सा चेक किया, प्रोडक्शन के साथ भी, रेवेन्यू के साथ भी, और हमें बहुत ही जबरदस्त नंबर्स नजर आए। नंबर वन, आप सीमेंट की कंपनीज हैं वो ज्यादातर जीडीपी के साथ बहुत ज्यादा परफॉर्म करती है। अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ी है तो हमने यहाँ पे देखा है कि 95% कोरिलेशन ईयर ऑन ईयर बहुत ज्यादा शो करती है कि जब भी आपकी जीडीपी बढ़ती है तब भी आपकी सीमेंट की प्रोडक्शन भी ज्यादा इंक्रीज होती है। डॉलर पीकेआर का कोरिलेशन भी बहुत जबरदस्त है। अगर डॉलर पीकेआर ज्यादा बढ़ रहा है तो 90% केसेस में आपकी जो सीमेंट की सेल्स या प्रॉफिट्स है वो काफी हद तक नीचे आ जाती है। कोल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप जितना इंक्रीज करें तो 80% केसेस में क्या होता है, जब आपकी कोल की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है तब आपकी जाहिर सी बात अर्निंग्स इंक्रीज करती है। लेकिन कई सूरत में ऐसा भी होता है कि आपकी जब आपस में काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा हो तो आप कोल की प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से प्राइस को कई दफा आप इंक्रीज नहीं कर पाते। लेकिन मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि कंपनी, जितने भी सीमेंट कंपनीज हैं, वो अपनी प्राइस पास ऑन कर देती हैं टूवर्ड्स द एंड कंज्यूमर। इसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपका पाकिस्तान के अंदर होता है। ये वो वाला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जो कि हमें ये बताता है कि अगर इंडेक्स अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है मुल्क के अंदर तो ये एलएसएम का जो नंबर होगा वो भी साथ साथ ऊपर जाएगा। हमने इसकी कोरिलेशन निकाली तो ओवरऑल इसमें पता ये चला कि 60% इसकी भी कोरिलेशन हमें नजर आती है। उसके बाद कोल की प्राइसेस अगेन मैटर करती है। पहले हमने कोल प्रोडक्शन देखी, कोल की प्राइसेस अगर आपकी ज्यादा बढ़ती जा रही है 45% केसेस के अंदर आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, ये क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो प्राइस से कोल की प्राइस, रॉ मटेरियल की अगर प्राइस बढ़ी है तो वो कंपनी जो है ये प्राइस पास ऑन कर देते हैं टूवर्ड्स द कंज्यूमर। इसके अलावा जीडीपी कंस्ट्रक्शन वाइज भी हमने देखा, जितनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी जीडीपी होती है उसका भी इनका कोरिलेशन काफी जबरदस्त नजर आता है। अच्छा, ओवरऑल अब हम एनालिसिस को देख लेते हैं। ये चार्ट आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपकी प्रोडक्शन काफी हद तक ऊपर चली जाती है। और हमने ओवरऑल ये देखा कि जब हम इंटरेस्ट रेट जब नीचे जा रहा होता है या डार्क ग्रीन जोन या ग्रीन जोन हमारा चल रहा होता है, उस टाइम पे हमारी जो ओवरऑल रेवेन्यू सेल्स है वो तकरीबन 12% बढ़ जाती थी। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ और लेट मी शो यू कि ओवरऑल हम क्या देखते हैं। इसका कंपनी की जो प्रोजेक्शंस है आगे, गिवन जो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े, तो कब इस फौजी सीमेंट जो है वो किस तरीके से आगे परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं, जिसके अंदर हमने जीडीपी की प्रोडक्शन के नंबर्स भी डाल दिए हैं, डॉलर पीकेआर को भी डाला है। इसके बाद कोल की प्रोडक्शन पर मिलियन टन थोड़ा सा हमने इंक्रीज भी करके दिखाया है, और कोल की प्राइसेस सारी ऐड करने के बाद ओवरऑल जो बेस और इंडस्ट्री एवरेज हमारी बनती है, दिस इज अराउंड 12.52%। अगर हम यही एस्टिमेट लगाएं कि ओवरऑल हमारा जो मार्जिन है वो तकरीबन 33% रहेगा, या ऑपरेटिंग मार्जिन जो है तकरीबन हमारा 25% रहेगा, तो ये उसकी बेस के ऊपर जो हमारी अर्निंग्स प्रेडिक्शन आती है, दिस इज अराउंड 5.94 ईपीएस, जो कि अगले साल यानी कि 2026 के
जो फिस्कल ईयर कंप्लीट होने के बाद इतना होगा। जो हमारे फिस्कल ईयर 2025 का जो एंड बनता है, अगर यही एस्टिमेट लगाया जाए तो हमारी जो फौजी सीमेंट की है तकरीबन अर्निंग्स 5.23 आनी चाहिए, जो कि इस टाइम पे अगर पिछले 9 महीने में देखा जाए तो तकरीबन 3.7 3.8 के पास बनती है। तो लगभग तकरीबन 1.4 की अर्निंग्स अगर लास्ट क्वार्टर में दे देता है तो हमारी जो प्रोजेक्शन है इसके मुताबिक यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2026 के अंदर यही नंबर्स हम एस्टिमेट करें कि हमारी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इतना रहे, ग्रॉस मार्जिन भी इतना रहेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो हमारी ओवरऑल अर्निंग्स हैं दिस कैन गो अप टू 6। और अगर हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ गए तो मेगा प्रोजेक्ट्स में हमें ऑलरेडी पता नहीं होता कि कितनी डिमांड आती है या कितना ओवरऑल सीमेंट जो है वो सेल होगी, तो उसका एक आइडिया लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल जो हमें 2026 का एस्टिमेट देखा जाए तो दिस इज अराउंड 6 रुपीज, और ओवरऑल जो नेक्स्ट ईयर 2027 में दिस कैन शूट अप टू 6.7। अच्छा, यहाँ पे हम फौजी सीमेंट की एक प्राइस टारगेट को चेक करते हैं। ओवरऑल अगर हम 10 साल को देखा जाए तो फौजी सीमेंट ने ऑन एवरेज 12 प्राइस अर्निंग्स के पास ये चलता रहा है। और जब हालात अच्छे होते थे, यानी कि बिजनेस साइकिल अच्छा रहा या इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशनरी पॉलिसी चलती थी, तो इसकी प्राइस अर्निंग्स तकरीबन 15 रुपीज पर रही हुई है। अगर नेक्स्ट ईयर की जो ईपीएस है उसको एस्टिमेट जेन में रखा जाए कि रफली इसकी शायद अर्निंग्स पर शेयर 6 रुपीज अगर आता है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव है, हो सकता है इससे ज्यादा है। 6 रुपीज को कंसिडर करते हुए अगर हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्राइस जो है रफली इट शुड बी अराउंड 72 रुपीज। और अगर 15 प्राइस अर्निंग्स को भी देखा जाए तो इसकी जो रफ एस्टिमेट तकरीबन बनेगा दैट वुड बी अराउंड 90 रुपीज। ठीक है, अब देखते ही हैं कि कितनी जबरदस्त कंपनी है, आगे जाके ये इतना परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर इतना भी कर लिया, आई थिंक ये बहुत अपने इन्वेस्टर्स को बहुत जबरदस्त रिटर्न्स बना के दे सकती है। अगर आप लोगों को ये कंपनी पसंद आती है तो डू गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और थोड़ा सा ये बताइएगा क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, और अगर है तो आप लोगों ने किस बेस के ऊपर इसको पे किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।